अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। और ये जो चैप्टर 4 है हम इसको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमारे प्रोजेक्ट यूथ मिशन 500 का ये पार्ट है, जिसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर को हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल हर चीज कवर करनी है। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर्स प्रोवाइड कर चुका हूं, आप उनको जाकर देख सकते हो, उनको आप चेक कर सकते हो। और मजेदार चीज ये है कि ये जितने आपके लेक्चर्स हैं ये सब के सब स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जितनी चीजें हैं इस साल के जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन, एक भी एमसीक्यूज, एक भी न्यूमेरिकल, एक भी शॉर्ट, एक भी लॉन्ग पेपर में ऐसा नहीं होगा जो यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा उसके अलावा है। सबका सब कुछ यही होगा। बस आपने स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है और इस पूरे चैप्टर को एक दफा बैठना है और निपटा देना है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ज्यादा आसान और टू दी पॉइंट है। 3 चीजें हमने इसमें डिस्कस करनी, वर्क को, एनर्जी को और पावर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क बेसिकली है क्या? आप कहोगे सर वर्क तो काम करना होता है, लेकिन फिजिक्स में इसके और कंसेप्ट है और चीजें हैं। फिजिक्स के अंदर वर्क क्या है? आप कहोगे कि सर मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया है। नहीं, आपने फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया। आप कहोगे कि सर मैं सुबह से लेकर शाम तक सोचता रहा हूं, मैंने ऐसे कर देना है, वैसे कर देना है, एक जगह बैठे हुए मैं काम करता रहा हूं, मैंने बहुत ज्यादा वर्क किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में कंसेप्ट वर्क का क्या है? जब कोई बॉडी कोई ना कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगी तब तक उसका जो है ना वो वर्क नहीं होगा। जब वो करेगी, बॉडी ने जब डिस्टेंस कवर करना है देन उसका वर्क होना है। तो फिजिक्स के अंदर क्या है? वर्क इज ऑफन थॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल और मेंटल एफर्ट। हम कहते हैं कि जो वर्क है वो फिजिकल या मेंटल एफर्ट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिजिक्स के अंदर क्या है? इन फिजिक्स होएवर द टर्म वर्क इन्वॉल्व्स 2 थिंग्स। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब किसी चीज के ऊपर कोई फोर्स अमल करे, जैसे मेरे पास ये पॉइंटर है, इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है और इस फोर्स से ये क्या हो रहा है? डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगे और उस फोर्स से वो बॉडी क्या करे? डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो क्या होगा? वर्क होगा। तो फिजिक्स के अंदर 2 चीजें हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा टेल नहीं है, सीधा सीधा आपका टॉपिक शुरू होता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो ये क्या है? हाउ इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इंट्रोडक्शन में क्या है? बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल फोर्स है, बार बार चेंज हो रही है फोर्स। मैंने इस पेंसिल को यहां से टच करना शुरू किया है, ये इसके ऊपर मैं एक ही फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं फोर्स कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा करूंगा तो फोर्स बार बार वेरिएबल हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब हम बात करें कि वेरिएबल फोर्स, ऐसी फोर्स जो बार बार वक्त के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, एक जैसी नहीं है। उस टाइम में फिर वर्क कैसा होगा? उसमें वर्क कैसा होगा जब फोर्स जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जब जमीन से दूर जा रहा है रॉकेट, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है ना वो फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू GMM ओवर R का स्क्वायर। तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही है वो नीचे को कर रही है, रॉकेट ऊपर को जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है उसका हम क्या ले रहे हैं? स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस बार बार क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, ऊपर जाता जा रहा है रॉकेट, ऊपर रॉकेट जाता जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स उसी हिसाब से चेंज होती जा रही है डिस्टेंस के साथ। तो फॉर एग्जांपल एज अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमें वर्क करना पड़ता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, ताकि हमारा रॉकेट ऊपर जाता जाए। ग्रेविटी नीचे को लेके आना चाह रहे, लेकिन हम अपने रॉकेट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। विच वेरीज एज द इनवर्स और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, विच वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। पहले मैंने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग इजीली खींचा गया यहां तक, और खींचा थोड़ी सी और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, और खींचना है तो मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी, और खींचूंगा तो मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स मुझे क्या करनी पड़ी? कम ज्यादा करनी पड़ रही है स्ट्रेच स्प्रिंग को खींचने के लिए। समझ आ रही है ना? तो हमने जब स्प्रिंग को खींचनी है, जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचनी है वैसे वैसे मुझे फोर्स ज्यादा लगानी पड़ रही है। तो फोर्स फिर क्या हुई? वेरिएबल फोर्स हुई कि नहीं हुई? सारे बच्चे जरा मुझे बताओ, हुई ना? चलो शाबाश, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं, तो इस तरह से हाउ कैन कंक्लूड द वर्क डन इन सच सिचुएशन, इन सिचुएशन के अंदर जब फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, तो हम कैसे वर्क निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। चले, तो वर्क डन इन अ स्मॉल इंटरवल, फर्स्ट कॉल बॉडी पी पे थी, वो मूव होती होती कहां से लगी, क्यू पे होगी। अब वहां पे फोर्स यहां से लेके यहां तक पॉइंट में F1 फोर्स लगी है, इस पॉइंट पे F2 लगी है, इस पे F3 है, इसमें डिस्टेंस उसने कवर किया डेल्टा D1, इसमें डिस्टेंस किया डेल्टा 2, इसमें डेल्टा 3, इसमें डेल्टा 4, डेल्टा 5, F1, F2, F3, F5। चलते चलते बॉडी बहुत दूर के ऊपर पहुंची है और लास्ट वाले बॉक्स का नाम ले लिया हमने डेल्टा N। ठीक है, अब फोर्स क्या हो रही, बार बार चेंज हो रही है, तो फोर्स इसका मतलब क्या, वेरिएबल। लेकिन अगर हम ऐसा काम करते हैं, हम लोग इन जो पैचेज हैं इनको छोटा कर लेते हैं। अगर हम इन पैचेस को छोटा इतना कर ले कि किसी एक खास पॉइंट पे हम पहुंचे जहां पे फोर्स कांस्टेंट रही हो, फिर एक छोटा सा पैच लें, वहां पे भी हम वो फोर्स लें जो कांस्टेंट ले रही हो, अगले पैच पे भी फोर्स क्या लें, वो कांस्टेंट ही हो, अगले पैच पे भी। तो छोटे छोटे पैचेस में सारे पार्ट को अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो वेरिएबल फोर्स को हम क्या कह लेंगे, कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि हर एक पैच का हम वर्क निकाल लेंगे। जब हम हर एक पैच का फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क निकल आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क निकल आएगा, निकलता जाएगा, सबको हम फाइंड आउट करके उनको सम करेंगे, देन हमारे पास जो आंसर आ रहा होगा वो वर्क का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास फिगर है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल इन द XY प्लेन एज इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट P to Q, द पाथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू n शॉर्ट इंटरवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1, Dn, चलते चलते F1, F2, ये फोर्सेज हैं। ड्यूरिंग दीज इंटरवल रिस्पेक्टिवली, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल, यहां समझो हर एक स्मॉल जो छोटे छोटे इंटरवल बनाए हैं ना, इनके बिना फोर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने अपने इंटरवल को छोटा बना लेना है कि उस पॉइंट के अंदर बस फोर्स कांस्टेंट रहे। सो द वर्क डन इन द फर्स्ट इंटरवल इज, W1 निकालेंगे, वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या है, F डॉट D। क्या है जी, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आएगा, FD cos थीटा। समझ आ रही है कि किसका फार्मूला, वर्क का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क में मैंने शुरू में बताया कि दो चीजें हैं, फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें होती हैं। अगर हम इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो वो क्या बन जाता है, वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, फोर्स को क्या कहते हैं, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किस में लेते हैं, मीटर में। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ। समझ आ रही है, और समझ आ रही है, न्यूटन मीटर। फोर्स क्या किस में होती है, न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, मीटर में। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हुआ, यूनिट हुआ, किसका, वर्क का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। चलो जी, तो इसी तरीके से हम W1 फर्स्ट इंटरवल का वर्क निकालेंगे, ये है, सेकंड इंटरवल का निकालेंगे तो वो ये होगा F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। चलते चलते हम सारे इंटरवल्स का इसी तरीके से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। सबको फिर हम जमा कर लेंगे, सबको जमा करना है तो F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1, F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2, F3 F चलते चलते Fn cos थीटा n डेल्टा Dn। तो इस तरीके से हम सबको जमा कर लेंगे, तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो वेरिएबल फोर्स को हमने इस तरह चेंज किया है कि वो कांस्टेंट फोर्स बन जाए और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, फर्स्ट कॉलम मेरे पास ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हमने वही बॉक्सेस बना लिए, P डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा I। चलते चलते हमने सारा यहाँ पे हमने अपने पास जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे बॉक्सेस बना लिए। अगर मैं इस सारे ग्राफ के अंदर जो वैल्यू है इसका हम एरिया निकाल लें, तो उस एरिया को हम क्या कहेंगे कि जनाब हमारे पास जो जितना इस ग्राफ का एरिया है उतना हमारे पास क्या है, वर्क है। ठीक है, वी कैन अज्यूम द ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग F cos थीटा वर्सेस D। एक साइड में हम F cos थीटा ले लेंगे, साथ में D ले लेंगे, क्योंकि फार्मूले के अंदर भी क्या है, फार्मूले का अगर आप चेक करो तो W इज इक्वल टू F डॉट D होता है। D का मतलब है, चैप्टर नंबर 2 मैंने पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो चैप्टर नंबर 2 जाकर चेक कर लो, मैंने उसका लेक्चर अपलोड किया हुआ बहुत आसान और इजी वे में। F D cos थीटा, तो F cos थीटा एक जगह पे ले लिया, F cos थीटा, तो D को एक साइड पे ले लिया। द डिस्प्लेसमेंट D इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल इंटरवल्स। ये देखो D को हमने डिवाइड किया इंटरवल्स के अंदर। द वैल्यू ऑफ द F cos थीटा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच इंटरवल इज इंडिकेटेड। देखो ये यहां तक क्या है F cos थीटा, यहाँ की यहाँ तक क्या है, यहाँ का भी यहाँ तक क्या है, इस पॉइंट का यहाँ तक क्या है, इस पॉइंट का भी यहाँ तक, हर एक पॉइंट का F cos थीटा दिया हुआ है। ईच शेडेड रेक्टेंगुलर हैज द एरिया F cos थीटा डेल्टा D व्हिच इज रिप्रेजेंट द वर्क डन इन द ith इंटरवल।
चलते चलते हम सारे इंटरवल्स का हम डाटा निकाल लेंगे, इसी तरीके से वर्क निकाल लेंगे। इस तरीके से हम ये ग्राफ है तो सारे को जमा करना चाहें तो लिमिट वहां पे लगा लेंगे। लिमिट का मतलब क्या है, किसी भी एक बॉक्स का आंसर निकालना हो तो लिमिट क्या करती है, लिमिट डेल्टा डी अप्रोच टू 0 एफ आई कोस थीटा आई डेल्टा डी आई, जहां जहां आई है वहां वहां मैं जो मर्जी पुट कर सकता हूं। तो समेशन का मतलब होता है आई से काम शुरू होगा एन तक जाएगा, मतलब यहाँ 1 पुट करूंगा तो F1 कोस थीटा 1 डेल्टा D1, अगर आई की जगह 2 पुट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। 2 पुट करने से 2 कोस थीटा 2 आई भी 2। तो आई का मतलब होता है कि समेशन फॉर्म में हमने उसको लिख देना है और हमने डेल्टा टी को अप्रोच कर देना है 0। ठीक समझ आ रही है? तो ये हम कहेंगे कि हम लोग किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का, किसी भी बॉक्स का निकालना हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू का आंसर निकालना हो तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास फोर्स है, और फोर्स एक्ट हो रही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि वेरीज कर रही है विद डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर, जैसे फिगर में बताया हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम d0, d ये डिस्टेंस है ना, ये d0 से कहां मूव किया, d6 तक, यहां से लेके डिस्टेंस उस बोर्ड ने इतना कवर किया है और ये फोर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया इसका निकाल लूँ, इस पूरे ग्राफ के अंडर जितना एरिया है, शेडेड एरिया है, तो मेरे पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा। तो एक साइड पे फोर्स ले लेता हूँ, एक साइड पे एन डी ले लेता हूँ, ये बुक में खुद एग्जांपल दी हुई है। तो मैंने यहाँ तक देखा कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है, नजर आ रहा है, एक रेक्टेंगल बन रही है। तो मैंने रेक्टेंगल का देखा कि वो 5 तक है और साथ में वो डिस्टेंस इधर 4 तक है। 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, 20। तो दोनों साइड्स को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। लेकिन साथ में रेक्टेंगल के एरिया की, इस एरिया के अंदर, इस पूरे रकबे के अंदर यहाँ पे रेक्टेंगल भी, ट्राइंगल भी एक आ रही है। तो उस ट्राइंगल की एक साइड कितनी है, 5 तक है। ये देखो ये साइड कहाँ तक है, 5 तक है, और ये साइड 1 और ये 2 पॉइंट है, ये वाले 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये 2। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना करेंगे, 10 आ जाएगा। तो 10 इसका आंसर आ गया। f मल्टीप्लाई बाय d2, 5 मल्टीप्लाई बाय ये 2 पार्ट है 2, तो आ गया मेरे पास 10। इसका कितना आ गया, इसका आ गया 20। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया, ओ बाबा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 10, और यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 20। अब ये ट्राइंगल का फार्मूला है ना, तो ट्राइंगल के फार्मूले में क्या होगा, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स को। तो एक साइड मेरे पास 2, एक साइड मेरे पास 5, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्राइंगल का फार्मूला। तो वो 5 2 10 10, तो वो 2 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 5। अब इसका आया था 20, इसका आ गया 5, दोनों को जमा कर लो तो टोटल वर्क कितना आ गया, 25। समझ आ गई है? तो यहां तक आपका था वेरिएबल फोर्स का सारा टॉपिक मैंने करवा दिया हुआ है। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सबको बताना है कि भैया फिजिक्स अगर तुमने 12 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करनी है फर्स्ट ईयर की, मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, तो वो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसने तेरे नंबर को काटना है। पिछले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मैं गाइड कर चुका हूं अपने मेन चैनल के ऊपर। ये मैंने अलग से यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। तो आप सब ने सपोर्ट करना है, आप सब ने जान मारनी है, ठीक है, मेरे साथ चलना है। तो सब ने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और दूसरों के साथ उसको शेयर करके सबको बताना भी है, ठीक है, ओके। तो आगे हमारे पास कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो अगर हम इन दोनों फोर्सेज को देखें तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड्स, शो द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होगी और उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड की बात भी होगी। कंजर्वेटिव इज द स्पेस अराउंड द अर्थ इज इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा फील्ड जिसके अंदर हम कोई भी चीज अगर उस ग्रेविटी के अंदर आएगी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी। जैसे लेट्स सपोज मैं इस टाइम ग्रेविटेशनल फील्ड में, आप भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, आप अभी कोई चीज नीचे छोड़ोगे तो नीचे आएगी ना। तो मैं किसके अंदर खड़ा हूँ इस टाइम, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, जिसमें कोई भी चीज हम छोड़ेंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी। ये कब तक है, जब तक हम अर्थ के अंदर जब हम अर्थ से, जमीन से बाहर निकल जाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, when an object is removed in the gravitational field the work is done by the gravitational force। जब मैं कोई भी चीज मूव करता हूं तो वो नीचे आती है, तो फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है। उस डिस्टेंस कवर हो, फोर्स भी लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की किधर को है, डायरेक्शन नीचे को है, तो ये वाले कौन सा है, पॉजिटिव है। नीचे को जो बॉडी आ रही है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को, उसकी डायरेक्शन भी नीचे को, वो मूवमेंट भी नीचे को कर रहा है,
वो डिस्टेंस भी नीचे कवर कर रहा है। लेकिन अगर वो ग्रेविटेशन उस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर को हो, ऑपोजिट हो, तो ऊपर जाते हुए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, नेगेटिव हो जाएगी। नीचे को आते हुए पॉजिटिव है, ऊपर को जाते हुए वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वर्क डन तो करेगा फिर बॉडी तो उसके ऊपर फिर भी फोर्स अमल कर ही रही है, लेकिन ऊपर जाते हुए वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, द वर्क इज नेगेटिव। There is an interesting property of the gravitational force. When an object moved from one place to another, work done by the gravitational force does not depend upon the path. मतलब क्या है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से काम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जिस मर्जी बॉडी में जिस मर्जी डायरेक्शन को जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, जब उस वर्क का सम करेंगे तो वो वर्क जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा किसके ऊपर, वो डिपेंड नहीं कर रहा उसकी डायरेक्शन के ऊपर। जिधर को मर्जी तुम वर्क करोगे वो डायरेक्शन के ऊपर, पाथ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जब हम वर्क करेंगे तो वो डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है। आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ अभी हम देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m। फर्ज कर लो मेरे पास एक बॉडी m है, वो मूव करी है यहाँ से a से b तक। अब वो a से b तक ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसे ये ले लो, ये लो, ए से लेकर कहां तक पहुंच गया, वो बी तक मैं लेके गया हूं उसको। अब ए से बी तक वो कितने पाथ के साथ जा सकते, 3 पाथ के साथ। यहाँ तो वो सीधी जाए फिर ऊपर जाए बी पे पहुंच जाएगी, या वो इधर को सीधी जाए इधर को जाए फिर भी बी पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक पाथ ये है, इसका नाम है ए डी बी, एक पाथ ये है ए सी बी, एक पाथ है ये वाला कर्व वाला पाथ ए और बी सीधा। अब हम तीनों में से वर्क निकाल के देखेंगे और देखेंगे क्या वर्क दो तीनों का डिफरेंट आता है या सेम आता है। अगर तो डिफरेंट आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर सेम आता है तो पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा, चाहे बॉडी सीधी ला के वो ऊपर ले जाता या कोई भी इनमें से पाथ चूज कर लेता। तो ठीक है, चले, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये पेपर में एज अ लॉन्ग आता है। जब मेरा पेपर था फर्स्ट ईयर का तो यकीन करें आपका सिलेबस तो चेंज है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन वही है, काफी 90% सिलेबस वही है, पुराने वाला ही है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें चेंज हुई हैं। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना हमें पेपर में आया था एफएससी के अंदर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग था। और आपके टीचर ने ऐसे आपके सर सामने ने ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन कवर किए थे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विद द कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम पॉइंट ए और बी। फर्स्ट कर लो हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं ए से बी के पास along the various path in the presence of gravitational force. In this case the gravitational force is equal to the weight of the body। बिल्कुल जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अमल करेगी। वर्क डन अलोंग द डिफरेंट पाथ्स। सबसे पहले हम लेंगे ए डी बी पाथ, पहले वाला पाथ ए डी और बी पाथ। वर्क डन अलोंग द ए डी इज 0। ए डी का क्या, अगर हम इतना पार्ट लेते हैं, सिर्फ हमने तो ए डी बी लिया ना, हम उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम लेते हैं इसका पार्ट ए से डी तक का वर्क, फिर लेंगे डी से बी तक का वर्क, दोनों को जमा करके इस पूरे पाथ का वर्क बन जाएगा। लेकिन जब मैं लेता हूं ना ए से डी का वर्क, तो देखो जरा एक बॉडी किधर को जा रही है, इधर को जा रही है, लेकिन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लग रही नीचे को। एंगल कौन सा बना, 90 का। तो मैं जब लूंगा ना एफ डॉट डी, तो अब बन जाएगा एफ डी कोज थीटा, और ये बन जाएगा एफ डी कोज 90, और ये बन जाएगा एफ डी कोज 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा सारा क्या हो जाएगा, 0। तो इतने पार्ट का ए डी का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। अब बॉडी जा रही है डी से बी की तरफ ऊपर को, जब बॉडी जा रही है ऊपर को, हम नीचे को आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंगल कितना बन गया 180। अब इसी तरीके से जहां पे कोस थीटा है वहां पे हम लगाएंगे 180। क्या लगाएंगे, 180। और फोर्स किसके बराबर है, उसके वेट के बराबर है। और हाइट कितनी h है, तो फोर्स की जगह आ जाएगा mg उसका वेट, और d की जगह आ जाएगा h, और 180 की जगह आ जाएगा -1, क्योंकि कोस 180 करेंगे ना, जब कोस 180 बॉडी जा रही है ऊपर को, हम जा रहे हैं नीचे को, तो ये एंगल बनता है 180। तो कोस 180 कितना होता है माइनस, तो -mgh आंसर आया है इस वाले पार्ट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसमें 0 में प्लस किया -mgh, तो आंसर कितना आ गया -mgh। तो एक पाथ जो पूरा अगर हम जमा करके आंसर निकाल लेते हैं तो उसका आंसर कितना आता है -mgh ए डी बी का। अब हम करेंगे ए सी बी का पाथ, ए सी और बी का। ए सी में देखो जरा खुद, ए सी में देखो, जब ए से सी वाला ये वाला पाथ 2 लेंगे तो बॉडी किधर को जा रही है, ऊपर को,
मैस किधर को है नीचे को, वेट किधर को नीचे को, 180 का एंगल बनेगा। तो अगेन एच हाइट है, फोर्स एम जी एच आ जाएगा 180 तो माइनस एम जी एच, एक पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये देखो इसका क्या आ गया, ए सी बी में माइनस एम जी एच। इसका देखो इधर को बॉडी जा रही है लेकिन वेट किधर को है उसका, नीचे को, फोर्स किधर को लगेगी नीचे को। तो जब सी बी का निकालेंगे तो 90 का एंगल बन जाएगा, तो इसका आंसर भी सी बी का क्या आएगा, 0। तो जब माइनस एम जी एच में 0 पुट करेंगे तो माइनस जी एच ही आंसर है, मतलब दो पाथ का आंसर कितना आ रहा है, माइनस एम जी एच ही आ रहा है। हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कर्व्ड पाथ है। फॉर अ कर्व्ड पाथ इमेजिन दैट इट्स ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स। अब देखो ना, हमने ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है। ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है। ये कर्व पाथ, अब पाथ 3 हम ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और हर जो छोटा पार्ट होगा ना उसको हमने डिवाइड करना है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। ये देखो हर एक छोटे पार्ट को हमने डिवाइड किया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड। अब आप सबको यहां से एक चीज तो क्लियर है, वो चीज क्या क्लियर है कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, जब बॉडी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, तो फोर्स नीचे को लग रही होती है, ग्रेविटेशन एंगल बन जाता है 90, तो आंसर आ जाता है 0। तो ये जो पार्ट्स है ना, ये वाले पार्ट्स, इनका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही है, बताओ यार 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाले पार्ट तो खत्म हो गए। अब हमने लेने हैं वर्टिकल पाथ्स। वर्टिकल पाथ्स में बॉडी ऊपर जा रही है, एक ये हम जमा करेंगे, फिर ये वाला भी इसमें जमा करेंगे, वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर ये वाला जमा करेंगे, फिर वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर ये करेंगे, वो भी ऊपर आ जाएगा, फिर ये करेंगे। करते करते हमारे पास जो लेंथ है ना, वो हमेशा यही बन रही है, इधर ऊपर को जा रही है बॉडी। वो ए से शुरू हुई है, जाते जाते वो कहाँ पहुंच गई, बी पे। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एच। तो ये जो डेल्टा वाई पहले वाला पार्ट का जो ऊपर जा रहा है, फिर डेल्टा 2, डेल्टा वाई 3, डेल्टा वाई 4, सबको हम जमा करते जाएंगे, डेल्टा वाई 1 2 3 4। तो वो आंसर किसके बराबर आना है, एच के हाइट के बराबर ही आना है ना। कितनी हाइट है, एच हाइट है। तो जब सारे वाई को जमा करते 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 हम बी पे पहुंचेंगे, सारे वाई जमा करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, हाइट एच के बराबर आ जाएगा। अब इसके ऊपर को फोर्स अमल कर रही है, तो वो आ जाएगा, फोर्स को हम कहते हैं वेट के बराबर, वेट कितना एम जी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, एच। अब वहां पे वाई हाइट है, तो वाई वाले सारे ऊपर जा रहे हैं, फोर्स नीचे को है, 180 बन जाएगा, तो उसकी वजह से आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस एम जी एच। अब हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लिखा किस तरह के तरीके से, सारा वही लिखा हुआ है। फॉर अ कर्व्ड पाथ इमेजिन इट इज ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स, नो वर्क इज डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप। मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्टेप जब भी जमा करोगे वो नीचे को फोर्स 90 का एंगल बनेगा, वो खत्म हो जाएगा। वर्क इज डन ओनली बाय अलोंग द वर्टिकल पाथ, सारे वर्टिकल पाथ को जमा करोगे तो वो किसके बराबर आना है, उसके एच के बारे में, एच के इक्वल ही आना है। ठीक है, ये देखो एम माइनस एम जी एच, 180 के एंगल बन गया, डेल्टा वाई वाई सारे जमा करोगे तो एच के बराबर ही आना। हमने यहाँ कंक्लूजन ये निकाला कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने यहाँ ये निकाला है कंक्लूजन, हमने यहाँ कंक्लूजन ये निकाला कि फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, क्योंकि सबका आंसर माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच माइनस एम जी एच ही आया है। मुझे बताओ मेरा चैंपियंस आया या नहीं आया, आया सर। तो जब माइनस एम जी एच सबका आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ हम लिख देंगे द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जो उनसे मर्जी पाथ में करो माइनस एम जी एच ही आना है। और अब मैं करता हूं जमा, देखो जरा, अब जब हम किस क्लोज पाथ में वर्क करेंगे, क्लोज पाथ के अंदर यहां से शुरू हुआ, यहां आया, फिर यहां, तो आंसर उसका आना है 0। क्लोज पाथ के अंदर वर्क करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। सर जी कैसे 0 आएगा, हमें ये भी तो बताएं सर। तो ये लो, जब हम इसको लेते हैं क्लोज पाथ को, क्लोज पाथ यहां शुरू हुआ, इधर गए, इधर से होके इधर आए, फिर इधर आए। चलो अब इसका आंसर निकालते हैं। ये तो अभी पता चल गया कि ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किसके, पाथ के। पाथ जो सा मर्जी ले ले, जहां भी पहुंचेगा माइनस एम जी एच ही आंसर आ रहा है, ये तो कन्फर्म है। अब हमने करना है क्लोज पाथ के आंसर अंदर इसका आंसर क्या है, 0 आए। कैसे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बॉडी ऊपर को जा रही है, नीचे को है, तो आंसर आएगा माइनस एम जी एच। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, बॉडी इधर को जा रही है, फोर्स नीचे को है, एंगल 90 का बनेगा, cos 90 0। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बॉडी भी नीचे को है, फोर्स भी नीचे को है, और इसका आंसर आएगा प्लस एम जी एच। अगर मैं इसकी बात करूँ तो बॉडी इधर को आ रही है, ठीक है, लेकिन फोर्स नीचे को, तो एंगल कितना बनेगा 90,
प्लस क्या आ गया 0। तो ये 0 0 तो खत्म हो गए, प्लस mgh माइनस mgh भी खत्म हो गया। तो अगर पूरा वर्क निकालेंगे तो कितना आया है, वो 0 आया है। क्लोज पाथ के अंदर कितना आया है, 0 आया है। तो ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड आल्सो द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ सच एज ACBA और ADBA इज 0। चाहे तुम ADBACA से कर लो या ACBDA कर लो, आंसर तुम्हारा 0 ही है। जिधर को मर्जी घुमा घुमा के चले जाओ, जब तुम क्लोज पाथ का आंसर निकालोगे तो वो क्या होना है, 0 ही होना है। यहां से आपको समझ आ गया है सारा का सारा कुछ कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें वर्क डन करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट पाथ के है, और उस फोर्स के साथ जब हम वर्क करेंगे तो वो क्लोज पाथ में क्या आना है, 0 आना है। इसकी एग्जांपल क्या, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्सेस। तो ये तीन इसकी क्या है, एग्जांपल्स हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्सेस जिनके अंदर वर्क डन करेंगे तो वो डिपेंड करेगा वो पाथ के ऊपर, हर दफा आंसर और होगा, और वर्क डन करेंगे क्लोज पाथ में तो उसका आंसर 0 कभी भी नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जनाब जब भी वर्क होता है तो वो नेगेटिव, उसकी वजह से हमेशा वर्क 0 नहीं आएगा, पाथ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ये दोनों चीजें उसके अंदर हैं, ठीक है, समझ आइए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से, एयर रेजिस्टेंस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं स्पीड ज्यादा करेंगे तो आगे से फ्रिक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, तार के अंदर जो टेंशन होती है वेट की वजह से, वो भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। इस तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को देखो। बहुत ज्यादा कंडीशंस के अंदर जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो भी नॉन कंजर्वेटिव होता है। और प्रोपल्शन फोर्स ऑफ अ रॉकेट ऊपर को जा रहा है लेकिन उसके ऊपर फोर्स नीचे को लग रही है, तो वो भी हमारे पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। चलो जी, अब हमने निकालना है, इसके सारे कुछ हो चुका है, अब हमने फोर्स इनके जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व करने हैं। अब बॉडी मूविंग विद द डिस्टेंस, डिस्टेंस उसने दे दिया है, मूव द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ, ये फोर्स है। अच्छा, फोर्स भी दे दी है, फोर्स भी दे दी है और साथ में हमें डिस्टेंस भी दे दिया है, फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है। इफ द वर्क डन इज, वर्क डन भी दे दी है, विच फाइंड द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। एंगल निकालना है तो वर्क का ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें एफ भी आता है, डी भी आता है, वर्क भी आता है। तो मुझे पता है W इज इक्वल टू एफ डी, और एफ डी क्या होता है, एफ डी, एफ डॉट डी, एफ डी कोस थीटा। वर्क कितना है, वर्क उसने मुझे बताया कितना है जी, वर्क 25 जूल। तो और फोर्स कितनी है, फोर्स यहाँ पे कितनी है हमारे पास, फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स है। और डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। तो ये आ गया 25, और साथ में कोस थीटा वैसे का वैसे, ये आ गया 50 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 25 के साथ, इधर सिर्फ क्या बच गया, कोस थीटा। इसका आंसर आ गया 1/2 कोस थीटा। मैंने निकालना है एंगल, तो ये जो कोस थीटा है ना, ये कोस जो है ना, इधर देखो मेरी तरफ, 1/2 कोस थीटा आंसर आ गया। अब ये कोस इधर आके इनवर्स बन जाएगा, 1/2 कोस का इनवर्स, कोस इनवर्स। तो आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर देखो लिखा होगा कोस इनवर्स, कोस इनवर्स लिखा होगा। शिफ्ट प्रेस करके ना, शिफ्ट प्रेस करके कोस को प्रेस करोगे तो कोस इनवर्स आ जाएगा। उसके आगे 1/2 लिख दो या फिर 0.5 लिख दो, 0.5 भी तो 1/2 ही होता है ना। तो कितना एंगल आना है, 60 एंगल आना है। ये देखो 60 एंगल आना है, समझ आ गई सबको। और बोलो यार, ये एमसीक्यू पेपर में आना है। तुम चाहे दुनिया जहान की जितने मर्जी केमिस्ट्री में, मैथ में, बायो में नंबर ले लो, फिजिक्स में तुम्हारे नंबर नहीं आने। उसमें एमसीक्यूज हैं, उसमें कंसेप्ट्स हैं, उसमें फार्मूले हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर कंसेप्ट है, उसके अंदर फार्मूले हैं। इस वजह से सर उसामा ने, जिसको अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं, आप सबके लिए टाइम निकाल के अपने 5000 स्टूडेंट जो पेड पढ़ रहे हैं हमारे पास, पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकेडमी हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैं आप सबके लिए टाइम निकाल रहा हूँ कि आप सबको बेनिफिट इसका हो सके। इन चीज़ों को कर लो, तुम्हारे सारे ख्वाब, तुम सारी उम्मीदें, तुम्हारे सारे ड्रीम्स ज़ाया हो जाने, पेरेंट्स की सारी जो आपके ऊपर एफर्ट है वो ज़ाया हो जानी अगर तुम्हारे फिजिक्स में मार्क्स कम है। तो इस वजह से फिजिक्स को अच्छे तरीके से कर लो,
वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, शेयर भी किया करो, ताकि ज्यादा बच्चों का एफर्ट हो। तुम अपना फायदा ना सोचो, बाकियों का भी सोचो। इसको हर एक बच्चे के साथ शेयर करो जो इस टाइम फर्स्ट क्लास में है, उसके पेपर है, वो टेंशन में है कि मुझे को फिजिक्स करवा दे, मुझे बाकी सारा कुछ आता है, मुझे फिजिक्स की समझ ही नहीं आ रही, मैं तो नॉन मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही, मैं करूँ क्या, मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, मुझे तो मैथ आता नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो ये सामने है आप सबकी चीजें जी। क्या निकालना है जी, यहाँ पे हमारे पास है जी फ्रिक्शन का फार्मूला। फ्रिक्शन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ एच रीचेस द ग्राउंड विद द स्पीड। ये स्पीड दी हुई है, ठीक है, ये स्पीड का फार्मूला है v का, तो v दी हुई है स्पीड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बाय एयर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस वेट, याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी माइनस वेट, ये फ्रिक्शन का फार्मूला है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी माइनस फ्रिक्शन माइनस वेट। तो ये वेट, ये मुझे वेट दिया हुआ है mgh, ठीक है, मैं लिख दूंगा mgh वेट, ग्रेविटी की वजह से वेट। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv का स्केल है, तो v दी हुई है 1/2m, वैसे का वैसे v का स्केल ले लेंगे हम लोग, तो जो आंसर है वो लिख दिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आंसर क्या है 0.72 mgh, और वैसे वेट कितना, जो हमारे पास वर्क है वो कितना है mgh। तो ये 0.572 में से जब माइनस, यहाँ कुछ भी ना हो तो वहाँ 1 होता है, 0.72 में से -1 करूंगा तो 0.28 ही आना है, वो माइनस का आना है, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है 1 ज्यादा है, 0.72 प्लस का कम है। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। When will you say that the force is conservative? Give two conditions. Force कब कंजर्वेटिव है, जब उस फोर्स से वर्क हो तो वो पाथ पे फॉलो ना करे, पाथ से वो इंडिपेंडेंट हो। नंबर तो ये कंडीशन। नंबर 2 क्या है कि जब उसके क्लोज पाथ में वर्क करे तो उसका आंसर कितना आए, 0 आए। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप सबको मैंने समझाई भी हुई है, जिस मर्जी बुक से याद कर लेना, कंसेप्ट वही है, वर्ड्स आपके हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप कर लेना इसको याद। अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी, ये उसकी वेलोसिटी से फोर्स, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है बॉल पे और वो स्पीड से मूव करती है, और वो स्पीड जो है ना वो कम हो जाती है, मतलब 14 मीटर पर सेकंड से ब्रिंग्स टू स्पीड इज 6 मीटर पर सेकंड, फोर्स स्पीड कम हो गई है। हैज द फोर्स डन पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क, वो भैया फोर्स ने नेगेटिव वर्क की है, पहले बॉडी की ये स्पीड थी और जब उसके ऊपर फोर्स अमल किया तो उसकी फोर्स क्या होगी, कम होगी, मतलब बॉडी आ रही थी, हमने उसके ऊपर फोर्स लगा कर उसकी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। तो वर्क डन, द फोर्स डज नेगेटिव वर्क, उसने उसको अपोज किया, उसने उसको रोका है, समझ आ रही है। और ठीक है, तो कब रोकेगी, जब बॉडी इधर को आ रही हो लेकिन फोर्स उसके अगेंस्ट लगे। द बॉल स्पीड डिक्रीजेस फ्रॉम द 14 मीटर पर सेकंड टू 6 मीटर पर सेकंड, इंडिकेटिंग डिसलरेटिंग फोर्स। द फोर्स मस्ट एक्ट अपोज टू द बॉल्स मोशन, वो हमेशा उसके क्या होना चाहिए, अगेंस्ट होना चाहिए। वो अगेंस्ट तभी होगा जब कोस का एंगल कितना होगा, 180 होगा। 180 का मतलब है नेगेटिव, माइनस, तो माइनस एफ ही आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप इसको वर्ड्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से कि वो हमेशा उसके अगेंस्ट है, जिसकी वजह से उसकी फोर्स की, उसकी बॉडी की जो स्पीड है वो कम हुई है। व्हाई इज मोर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, व्हाई इज वर्क डन बाय अगेंस्ट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन पाथ। फ्रिक्शन के वजह से जो भी काम हम करेंगे वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फोर्स कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट, साउंड, जो मर्जी कह सकते हो। हीट एनर्जी कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू द सिस्टम, एनर्जी लॉस डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन, द फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस, यहाँ पे मैस दिया हुआ है बॉडी का, और थ्रोन आप उसको हमने ऊपर फेंका है और वो हाइट 5 मीटर पे पहुंचता है, हमने उसको क्या किया, ऊपर फेंका और हाइट 5 मीटर पे पहुंच गया है, एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, वो वापस अर्थ की तरफ आ जाता है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जब हमने उसको ऊपर फेंका है तो वापस नीचे आ गया है, उसका मैस भी दे दिया है, उसकी हाइट भी दे दी है। ग्रेविटी ने कितना काम किया है, उसको 5 मीटर हाइट पे लेके जाने के लिए, फिर उसको बैक अर्थ पे लेके आने के लिए, और लास्ट पे क्या है, टोटल वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। तो मैस उसका ये है 2 kg, हाइट उसकी क्या है 5 मीटर है, और यहाँ हमने क्या निकालना है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वर्क जो हुआ है, तो वो होता है एफ डॉट डी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, एफ डी, और जो एफ होता है ग्रेविटी के अंदर वो वेट के बराबर होता है, वो है एम जी, और साथ में डी है तो वहां पे क्या आ जाएगा, हाइट एच।
डिस्टेंस आ रही है, हाइट आ जाए, तो वर्क का फार्मूला क्या बन गया, mgh। सिंपल बच्चों वाला काम है, कौन सा कोई मुश्किल है। तो ये मैथ है उसका, ये जी की वैल्यू, ये उसकी हाइट है, ये आंसर आ गया उसका। जब राइज कर रहा था ऊपर जा रहा था तो नेगेटिव, जब वो नीचे आ रहा था तो पॉजिटिव। वो दोनों वर्क कितना किया है ग्रेविटी की वजह से, तो आंसर दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, क्योंकि वो क्लोज पाथ में हुआ है। क्लोज पाथ में हमेशा आंसर कितना आता है, जीरो आता है। वो समझ आई गई या नहीं आई यार, मुझे ये तो बताओ बाबा। कंसेप्ट क्लियर होगा फिजिक्स में तो तुम एमडी कैट कर पाओगे। हम करवाएंगे, हम करवाते हैं अपने पेड स्टूडेंट्स को एमडी कैट, जैसे सेकंड क्लास के पेपर होते हैं उसके बाद। कंसेप्ट क्लियर होगा तुम ई कैट कर पाओगे, फंग ऐड कर पाओगे, सैट लैट नेट ये सब टेस्ट दे पाओगे। और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। इस वजह से मैंने आप सबको ये लेक्चर्स दिए हैं, ताकि मेरा वो बच्चा जो किसी गांव में बैठा हुआ है, किसी अच्छी एकेडमी में, किसी कॉलेज में नहीं जा सकता, वो किसी से रह ना पाए, बल्कि वो स्टूडेंट भी जो किसी दूर दराज इलाके में बैठा हुआ है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वो इन लेक्चर्स को देखते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो आप सबने कर ही लिया होगा, पावर। पावर हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन पावर यहाँ पे बहुत ही कम डिस्कस हुआ है, क्योंकि जो है ना वो आगे है नहीं है। चलो, द डेफिनेशन ऑफ पावर इज नॉट क्लियर वेदर द इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क। हमने काम तो किया है, फोर्स लगी है और जिससे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, वर्क तो हुआ है, एफ डॉट डी वर्क हुआ है। जब फोर्स लगती है उससे कोई डिस्टेंस कवर होता है तो वर्क होता है, लेकिन वर्क जो है ना वो कितने टाइम में कितना हुआ ये तो क्लियर नहीं ना है। एक बच्चा है उसने वर्क किया एफ डॉट डी, दूसरे बच्चे ने भी वही काम किया एफ डॉट डी, लेकिन जो दोनों में से अच्छा कौन है, जिसने कम टाइम में किया है। तो यहाँ पे तीसरा फैक्टर एक आ गया एफ डॉट डी के साथ टाइम। अगर हम उसी वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है पावर। कोई चीज जल्दी काम कर देती है, कोई 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 चीज कम जो जल्दी काम नहीं करती। दोनों में डिफरेंस, काम उन्होंने सेम सेम किया है, लेकिन एक ने कम टाइम में किया है, एक ने ज्यादा टाइम में किया, दोनों में डिफरेंस है। तो पावर का कंसेप्ट हमें ये बताता है किसी भी चीज ने काम जो किया वो किस रेट से किया है, किस स्पीड से किया है, कितने टाइम में किया है। In the definition of work, it is not clear whether the same amount of work is done in 1 second or in 1 hour. कि वही काम जो हुआ वो 1 सेकंड में हुआ या 1 घंटे में हुआ। The rate at which the work is done is often of the interest in the practical application. Power is the measure of the rate at which the work is being done. If work delta W is the done in the time interval delta T, then the average power क्या होगी, delta T और delta W over delta T। और अगर हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो वही हमें डेल्टा टी के अप्रोचेस से रिजो कर देना, जो कि पिछले 4 चैप्टर्स में आपको समझा रहा हूँ कि इंस्टेंटेनियस में हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसको हम पावर इस लिमिट में ले आते हैं। ठीक है, अब एफ डॉट डी है, वेयर एफ डॉट इज वर्क डन इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये जो एफ डॉट डी है, वर्क का फार्मूला ये हो गया। पावर का फार्मूला क्या है, वर्क ओवर टाइम है या नहीं है, बोलो यार, वर्क ओवर टाइम। तो ये सारा क्या है, वर्क, ये क्या है, टाइम। तो मैं क्या करूंगा, एफ अकेला रख दूंगा, ये डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एरो का मतलब है ये क्या है, वेक्टर है। तो मतलब ये पावर इज इक्वल एफ डॉट वी। पावर का फार्मूला है डब्ल्यू ओवर टी, पावर का फार्मूला है एफ डॉट डी ओवर टी, पावर का फार्मूला है डी ओवर टी को एफ के साथ वी। तो कितने फार्मूले पावर के बन गए जरा देखो। एक पावर का फार्मूला और भी बन सकता है सर जी, क्या, P इज इक्वल टू W वर्क ओवर टी, वर्क इज इक्वल टू F डॉट डी ओवर टी, फोर्स इज इक्वल टू mg, हाइट D इज इक्वल टू हाइट एंड T mgh ओवर T। तो फार्मूला तुम्हारे पास बहुत है, और ये काम 5वीं क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है। आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे होते हुए। समझ आ रही है, टेंशन लेनी नहीं है, बस एफर्ट करनी है। जिंदगी में एक चीज याद रखना है, बातें करने से कुछ नहीं होना बेटा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। दिल नहीं छोटा करना, जान मारनी पड़नी है। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है, जब लिखोगा तुम खुद लिखना शुरू हो जाओगे। Thus the power may also be defined as the scalar product of the force and velocity। ठीक है, तो यूनिट ऑफ पावर क्या है, यूनिट ऑफ पावर बताओ जरा सारे बच्चे क्या है, देखो जरा। फोर्स का यूनिट होता है वाट, और वर्क का यूनिट होता है वाट। वर्क का यूनिट क्या होता है, देखो ना, वर्क W ओवर टी है ना, तो वर्क किस में लेते हैं, वाट में।
और ये कितना आ गया टाइम टी, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, मुझे इसमें मिस्टेक हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास पावर का फार्मूला है W/T, ठीक है। अब वर्क में किस में लेते हैं F.D/T। अब ये फोर्स किस में लेते हैं न्यूटन में, ये किस में लेते हैं सेकंड में, डिस्टेंस है तो मीटर में, न्यूटन मीटर और टी क्या है सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या हो गया यूनिट हो गया है, ठीक है। समझ आइए, द ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज द वाट, इसका पावर का यूनिट वाट है, क्योंकि वर्क का यूनिट तो जूल होता है, जूल ओवर टाइम, उसको हम क्या कहते हैं वाट। समझ आ रही है। तो अगर हम दूसरी तरह से बात करें ISI यूनिट्स के अंदर, न्यूटन मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, यहाँ इसका क्या यूनिट है जो है वाट, ठीक है। वाट, वाट कह लो या न्यूटन मीटर पर सेकंड कह लो, याद रखना है आप सबने, MCQs आना है। समटाइम्स स्पेशली इलेक्ट्रिकल मेजर्स द यूनिट ऑफ वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज अ वाट सेकंड, however the commercial unit of electrical energy is the kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the work done in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt hour। ये 1 kilowatt hour की डिफाइन है। 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000 वाट, किलोवाट 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 3600 सेकंड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें 36 मल्टीप्लाई बाय 136, 1 2 3 4 5, तो 5 7 में सिफर आ जाएंगे, लेकिन हम 36 की बजाय यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो यहाँ 10 की पावर यहाँ पे 6 हमारे पास जो है ना वो पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो 6 को हम क्या कहते हैं मेगा जोल, जोल किसका यूनिट है, जोल किसका यूनिट है, यहाँ पे देखो किलोवाट आवर का, ठीक है। और समझ आ गई है, वर्क का यूनिट है हमारे पास जोल। चलो जी, यहाँ पे हमने वही जो फार्मूला मैंने आपको बताया था पावर का, कि पावर का फार्मूले बहुत ज्यादा है। P इज इक्वल टू F डॉट V, P इज इक्वल टू W/T, P इज इक्वल टू FD/T, P इज इक्वल टू mgh/T, याद है mgh/T। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे उसने दी हुई है। जी की वैल्यू तो कोई भी नहीं देगा ना आपको, वो तो आपको पता 9.8 ही है, तो आपने आंसर निकाल लेना, कोई मुश्किल नहीं है। द पावर ऑफ अ लैम्प 6 वाट गिव्स द आउट हाउ मच ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट, हाउ मच ऑफ एनर्जी इन 2 मिनट। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पी पावर का फार्मूला क्या होता है W/T। अब सुनो जरा गौर से, ये जो W होता है ना, यही हमारे पास एनर्जी होती है, कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है वही एनर्जी है। तो हम इसको पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी एनर्जी ही आ जाएगी। ये याद रखना, पावर हो वाट जो वर्क हो, वर्क ओवर टाइम है ना पावर, वर्क हो या फिर हमारे पास एनर्जी हो, दोनों क्या है सेम ही है। तो पावर यहाँ पे कितनी है 6 है, और 2 मिनट्स है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 वो सेकंड बन जाएंगे। 60 मल्टीप्लाई 60 36, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 720, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी एनर्जी आ गई, ओके। वाई इज इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड टू ऑल व्हेन द एलिवेटर इज डिसेंडिंग, जब एलिवेटर नीचे को आ रहा है, हम इलेक्ट्रिकल पावर क्यों चाहिए, एंड व्हाई शुड द देयर बी अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन दिस केस। बिल्कुल, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्यों चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर नहीं रखेंगे तो 5वीं मंजिल से, 5वीं स्टोरी से, 5वें फ्लोर से जब नीचे को एलिवेटर आएगा तो वो फ्रीली फॉल करेगा, जैसे ये फ्रीली फॉल कर रहा है, देखो जरा, देखो दोबारा, देखो दोबारा। तो ये जो नीचे गिरी है ना, ये जो हम इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे एलिवेटर को छोड़ेंगे तो वो नीचे बगैर किसी कंट्रोल के स्पीड से नीचे को आएगा, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल पावर क्या करती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आती है, फ्रीली फॉल नीचे, उसको एलिवेटर को गिनने नहीं देती। एलिवेटर समझते हो ना आप लोग, उसको हमने नीचे नहीं आने देना, ठीक है। तो जब हमने अपनी जो एलिवेटर को नीचे नहीं आने देना, उसमें कितने पैसेंजर बैठे हों, अगर ज्यादा पैसेंजर बैठेंगे तो वो ज्यादा स्पीड से नीचे आएगी, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा। जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो ज्यादा स्पीड से वो बॉडी जो है नीचे को आएगी। इस वजह से वहां पे लिमिट लगाई होती है, इस लिफ्ट के अंदर, इस एलिवेटर के अंदर सिर्फ इतने मेंबर्स ही बैठे, इससे ज्यादा मेंबर्स वहां पे ना बैठे, ठीक है। समझ आ रही है। चलो जी, हम आगे देखते हैं।
When the elevator is descending, the electrical power is required to prevent the from the failure for under the gravity. Therefore, there should be a limit on the number of passengers in the elevator to prevent the elevator from the descending with larger velocity. More passenger means heavier load, which can increase the speed of the descent. नीचे गिरने की जो स्पीड है उसको ज़्यादा हो सकती है। कैलकुलेट द पावर निकालनी हो तो P इक्वल W/T, W निकालनी है mgh से, मैंने आपको फार्मूला बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पावर निकाल लेनी है। इसमें क्या बोला, देन द फाइंड द पावर निकालनी, पावर के 3-4 फार्मूले आपको बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने पावर निकाल लेनी, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा टफ है, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने उसकी स्पीड बताई है, उसने उसकी बुलेट्स बता दी हैं, पर मिनट टाइम बता दिया है, मैथ भी बता दिया है, और वो क्या है, पावर का रहा है। तो पावर क्या है, सारे बच्चों जरा गौर सुनो। P इज इक्वल टू W/T। तो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट आपको दिया है, ये जो W है ना, ये एनर्जी के बराबर भी है, E/T। एनर्जी को भी हम वर्क ही कहते हैं। कोई बॉडी कितना वर्क कर सकती है उतनी उसके पास एनर्जी है, यही बात मैंने समझाई है ना आपको। तो एनर्जी क्या है यहाँ पे, एनर्जी, अब यहाँ पे मैं सारी बातों को जब देखता हूँ, वेलोसिटी है, और क्या है, मैस है, और क्या है यहाँ पे हमारे पास, बस यही है। तो अगर ऐसा कौन सा पावर जिसमें मैथ भी हो, वेलोसिटी भी हो, और भी पावर भी निकालनी हो, तो इस एनर्जी को हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी, 1/2mv का स्केल, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टाइम से। तो इस वजह से मैथ्स की जगह मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स की जगह मैथ्स 1/2 की जगह 1/2, और वेलोसिटी की जगह 700 मीटर पर सेकंड और 700 का v का स्केल ओवर टाइम आ जाएगा। लेकिन ये एक बुलेट की है, हमारे पास तो 6 बुलेट्स हैं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 बुलेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 6 बुलेट्स के आ जाएंगे, टाइम 60 1 मिनट है, तो वो उसके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। ठीक है, ये वाट है। फैन इज यूज्ड 8 आवर्स डेली फॉर 30 डेज। इतने वाट का एक फैन है जो उसके 8 घंटे रोजाना इस्तेमाल होता है। एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में एनर्जी बताओ। तो एनर्जी का मैंने अगेन आपको बताया फार्मूला, पावर का फार्मूला ही एनर्जी में ही है, W/T कर लो या एनर्जी/T कर लो, वो सेम ही है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाए। कोस्ट कितनी है, 22 या 5, तो 22 या 5 ज़रब देंगे तो वो उसका कोस्ट आ जाएगी, पर यूनिट की एक बिल की कोस्ट जो होगी। हाँ, यहाँ पे अगेन पावर निकालनी है, हाउ मच पावर का फार्मूला FV भी है, हमने निकाला था ना, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पावर इज इक्वल टू W/T, पावर इज वर्क इज इक्वल डिस्टेंस ओवर FD/T। FD जो D/T जो है ना, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो FV भी, F का F आ गया, लेकिन डिस्टेंस ऑफ टाइम में क्या आ गया, V आ गया। तो हम लोग यहाँ से हम निकाल सकते हैं FV फार्मूले से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं फोर्स दी हुई है नहीं, यहाँ पे क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, और साथ में एक्सेलरेशन दी हुई है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन से हमने क्या निकालना है, और मैथ भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दी हुई है। तो हमने यहाँ से फोर्स की किसी तरीके से वैल्यू निकालनी है, V की जगह तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो पावर का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें वेलोसिटी आती हो, तो ये फार्मूला एक है। तो साथ में फोर्स कैसे निकलेगी, ma से, F इज इक्वल टू ma से। तो ये देखो F इज इक्वल टू M भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है। ठीक है, ये M है और वो है A, एक्सेलरेशन, दोनों का आंसर निकाल लोगे। लो जी, ये आप सबने ऑब्वियसली किया होगा। एनर्जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है ये। एनर्जी में हमने चीजें कवर करनी है, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी भी करना है, काइनेटिक एनर्जी भी करना है, पोटेंशियल एनर्जी भी करना है, और उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाना है, एंड हो जाना है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये जो है ना वो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया ना वही चीजें। व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात होती नहीं है इस चैप्टर के अंदर ना, वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि इस चैप्टर को हमने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जब करेंगे तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ मिलेगी, वो ये है कि हमारा यहाँ पे जो है ना वो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर एनर्जी की बात ही नहीं की, लेकिन उसका कंसेप्ट हर जगह यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको बताया कि वर्क जो है ना वो है एनर्जी ही, वर्क की जगह आप W की जगह A भी लिख लो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेन लॉन्ग क्वेश्चन आपका जो आएगा वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कोई भी बॉडी जो हाइट पे हो, ये हाइट पे एक बॉडी है, अब ये एक जगह रुकी तो हुई है रेस्ट पे, लेकिन इसके पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी का नाम है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, या आप कह लो पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से हो। ये देखो, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो इसने वर्क किया है ना, कैसे वर्क कैसे किया, वर्क तो होता है FD
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही तो काम हुआ है, जब मैंने इसको छोड़ा तो इसके ऊपर फोर्स भी लगी है और डिस्टेंस भी कवर किया है। तो कोई भी बॉडी जो काम कर सकती हो उसके पास क्या है, एनर्जी है, तो फिर इसने ये काम कर सकती है, नीचे को आ सकती है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी हुई, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हुई, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। अ बॉडी possesses potential energy because of its position in the force field। फोर्स फील्ड क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जिस फील्ड में मैं खड़ा हूँ आप खड़ा, जिसमें ये पेंसिल है। आर इट्स कंस्ट्रेंट स्टेट या स्ट्रेच स्प्रिंग, स्प्रिंग को भी स्ट्रेच किया हो तो उसके पास एनर्जी है, जब छोड़ूंगा तो वो मूव करेगी, ठीक है। इस कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हम किसी भी एब्सोल्यूट the absolute gravitational potential energy of an object at a certain position is the work done by the gravitational force in displacing the object from to that position to infinity where the force of gravity becomes zero। हमने एक पॉइंट से उस बॉडी को इतनी दूर ले जाना है जहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या बन जाए, जीरो बन जाए। और कितना वर्क डन, ये देखो लिखा हुआ है, वर्क डन के बराबर क्या है, एनर्जी है। Absolute potential energy of an object is the certain position is the work done by the gravitational force। gravitational force से कितना काम करना है कि हम उसको उतनी दूर ले जाएं उस पोजीशन से इन्फिनिटी के पास। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये अर्थ है, अर्थ के बाहर यहाँ पॉइंट 1 पे मेरे पास एक बॉडी है और वो डिस्टेंस कितना बनता है, r1 डिस्टेंस है। हम उसको थोड़ा सा दूर ऊपर लेके जाते हैं पॉइंट 2 पे, तो वो डिस्टेंस कितना बन गया, r2। नजर आ रहा है आप सबको, ठीक है। r1 और r2 कितना इंटरेस्टिंग है ना, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के समझाना और यहाँ पे पैनल के ऊपर समझाना। पाकिस्तान में क्या ही मजे हैं, हर वो बच्चा समझ सकता है जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, कुछ रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पेरेंट्स फीसिस नहीं पे कर सकते अच्छे कॉलेजेस की, उन सबके पास भी यहाँ पे मौका है कि वो इस तरह के लेक्चर्स को देखें जो टॉप नॉच के लेक्चर्स हैं, और पीपीटी स्लाइड से पढ़ें जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इस तरह का मौका किसी को मिला है नहीं, सिर्फ तुम्हें मिला है जो तुम मुझे को देख रहे हो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको मोबाइल दिया, आपको इंटरनेट दिया, फिर आप इंटरनेट से आप यूट्यूब पे आए, यूट्यूब पे आके आपको ये लेक्चर मिला, वो लेक्चर में ये साथ में साथ उसामा भी मिले, तो अल्लाह का खास शुक्र अदा किया करो, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से r1 फिर इसको क्या करेंगे, r2 करेंगे, और चलते चलते हमने कहाँ लेके जाना, एंड जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, जीरो है। द रिलेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ऐसे हमें मैंने आपको बताया कि mgh होता है कौन सा फार्मूला, हमारी पोटेंशियल एनर्जी का, विच इज ट्रू ओनली नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ के नियर नहीं है। लेकिन जब हम ऊपर दूर ले जाते हैं, but the body is displaced through the large distance in space, let it be from point 1 to n in the gravitational field, then the gravitational force will not remain constant since it varies inversely to the scale of the distance। तो फिर हमें पता है कि वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या होती है, चेंज होती है। डेविएशन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल स्टेप्स, हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो बहुत लंबा जाना ना, हम इनको छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर उसको ना ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह से उसको ब्रेक कर देते हैं ताकि हर एक स्टेप के अंदर फोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, फोर्स बार बार चेंज ना हो। जिस स्टेप की मैं बात करूं उसके अंदर वो फोर्स क्या रहे, सेम रहे। इफ r1 and r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स 1 and 2 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, देन द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम द पॉइंट 1 to 2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम इस तरह से जो हमारा है वर्क डन है ना, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा मेन कंसेप्ट है ही वर्क को निकालना है, वर्क को। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस स्टेप, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस स्टेप एंड द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी r1 प्लस डेल्टा r2। ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब हमने r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू कैसे आएगी, जो कि r1 प्लस r2 दोनों के क्या है, दरमियान में है। तो मैं r की वैल्यू क्या निकाल लूंगा, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वर्क निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, फोर्स भी चाहिए और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, r की वैल्यू भी चाहिए, d की वैल्यू भी चाहिए। f डॉट d ही तो वर्क होता है। तो यहाँ मैं निकाल लूंगा पहले अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका फार्मूला क्या होता है, gmm ओवर r का स्केयर, आपको पता ही है ना, f इज इक्वल टू gmm ओवर r का स्केयर। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये हमारा ये m क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, m क्या है मास ऑफ द अर्थ, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है।
तो मुझे यहाँ पे आर का स्केयर चाहिए, तो मुझे पीछे जो मैंने आर पढ़ा है ना, मैं उस आर का क्या ले लूंगा, स्केयर ले लूंगा। तो मैं आर का स्केयर इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2, मैंने उसका भी क्या ले लिया यहाँ पे, स्केयर ले लिया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने जो है ना वो हाँ, ये जो आर हमारे पास है ना, R1 प्लस डेल्टा आर ओवर 2, इसका हमने लेना है यहाँ वहां पे स्केयर, हमने उसका क्या लिया है, स्केयर लिया है, ठीक है। वो हम स्केयर लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नीचे स्केयर चाहिए। तो हमने जब R1 का लिया थे तो R1 का स्केयर प्लस यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं डेल्टा R2 का, डेल्टा R2 का स्केयर। और जब दो वैल्यूज हमारे पास हों, जब दो वैल्यूज का हम कॉमन स्केयर लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्केयर ले रहे हैं, तो A का स्केयर जमा B का स्केयर जमा 2AB होता है, ऐसे होता ना। तो जब मैंने R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये इक्वेशन बनाने के लिए, ये दोनों तो मैंने लिख ली है ना, एक तो ये स्केयर आ गया, एक मेरे पास ये स्केयर आ गया डेल्टा आर का स्केयर ओवर 4, लेकिन ये वाली क्वांटिटी रह गई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 ए है ना, R1 ए है, दूसरा क्या है डेल्टा आर ओवर 2, और साथ में पावर में क्या है यहाँ पे 2, जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, R1 डेल्टा आर बच गया, R1 डेल्टा आर। तो आपको इस कंसेप्ट, इस स्टेप की क्या आ गई है, समझ आ गई। अब हमें यहाँ पता है कि जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर ऑलरेडी बहुत छोटी वैल्यू है। जब ये बहुत छोटी वैल्यू है, उसको मैं अगेन उसका छोटी वैल्यू का स्केल ले रहा हूँ, चेंज है ना, डेल्टा आर चेंज है, उस डेल्टा आर है क्या R2 माइनस R1, वो डेल्टा आर चेंज है, उस चेंज, जो चेंज बहुत छोटा है और उसका मैं ऊपर से स्केल ले रहा हूँ। जब छोटी वैल्यू का स्केल ले, वो और छोटी हो जाती है, 0.5 का स्केल हो तो वो और छोटा हो जाएगा। फिर मैं उसको 4 से डिवाइड भी कर रहा हूँ तो वो और छोटा हो जाएगा, समझ आ रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, छोटी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा आर का स्केयर बहुत ज़रा छोटा है, स्मॉल है, किससे, R2 से, R2 के स्केयर से। तो मैं करूँगा इसको निगलेक्ट ही कर दूंगा। तो सो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू बची है वो R का स्केयर है। यहाँ पे भी डेल्टा आर को जब R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, बस मैं R1 का स्केयर यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि R1 का स्केयर मेरे पास मेन चीज है। चलो, वर्क डन इन द वन स्टेप, वर्क डन निकालना होगा। तो वो फोर्स का जो आंसर आया है ना, ये वाला GMM ओवर R1 का स्केयर, मुझे इसके साथ भी R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ भी R, क्योंकि R क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। तो जब डिस्टेंस इंटू फोर्स हो जाएगा तो वर्क डन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, वर्क डन निकाला है, मैंने इस फोर्स के साथ डेल्टा आर को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो GMM ओवर डेल्टा आर ओवर R का स्केयर बन गया, ठीक है। वो जो डेल्टा आर है, नीचे तो R1 का स्केयर पहले ही है, GMM भी है, तो डेल्टा आर जो है ना वो हमने इसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई साथ में कर दिया हुआ है। यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। अब ये मैंने वर्क निकाला है, अब मैं वर्क 1 और 2 तक का लूंगा, 1 और 2 तक का वर्क लूंगा। अब जरा समझो जरा, ये जो डेल्टा आर है इसका मतलब क्या है, R2 माइनस R1 है ना। अब आप कहोगे सर जी ये स्टेप कैसे हुआ है, मैं इस वाली इक्वेशन को पहले लिखता हूं उधर वाली साइड पे, फिर आपको समझ आएगी। मैं यहां करता हूं, ये है माइनस GMM डेल्टा आर ओवर R1 का स्केयर। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं, मैं इसकी जगह कर देता हूं माइनस GMM R2 माइनस R1। ये जो R1 का स्केयर है ना, मैं इसको जनरल कर लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे R1 R2 दोनों कर देता हूँ, R1 R2, समझ आ रही है। अब यहाँ से R2 है, R2 से कैंसिल, यहाँ क्या बच गया R1 माइनस R1 R1 से कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया R2, ठीक है। तो मेरे पास यही बन गया माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, साथ में माइनस GMM तो होना ही होना ना, इज इक्वल टू वर्क डन बाय 1 ओवर 2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे एक आंसर आ गया है माइनस GMM इंटू 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। यहाँ पे 1 ओवर 2 की जगह मैं 2 ओवर 3 कर दूंगा, तो ये भी 2 और क्या बन जाएगा 3। यहाँ 4 और 5 कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4 और 5। समझ आ रही है। तो पहले मैंने निकाला यहाँ पे फोर्स को, उस फोर्स को चलते चलते मैंने निकाल लिया यहाँ पे वर्क को, डेल्टा डी मल्टीप्लाई, डेल्टा इधर मल्टीप्लाई कर दिया उसी फोर्स के साथ, इधर भी कर दिया।
और 180 का ये 180 का एंगल माइनस का यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हम जा रहे हैं बॉडी को ऊपर 1 से 2 की तरफ लेके जा रहे हैं ऊपर को, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स किधर को है, नीचे को। तो एंगल कितना बन गया 180, जब 180 बना तो आंसर कितना आ गया माइनस, तो जी एफ का आ गया जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर, साथ में डेल्टा आर, और वो मैंने आपको आगे आंसर करके निकाल दिया। आर वर्क डन इन ऑल स्टेप्स, तो जिसका मर्जी निकाल दे जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारे पास डायग्राम है ना, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं n1 और n का आंसर निकालूंगा इन दोनों आखिर वाले स्टेप्स का, ठीक है। n1 और n का आंसर निकाल लूंगा, तो वो भी n1 ओवर -1 ओवर rn आ जाएगा। जब मैं सबको ही जमा करूंगा तो सारे ही करते जाएंगे, सिर्फ 1 ओवर r1 से लेके n तक, मैंने ऊपर तक जाना है, 1 से लेके n तक ऊपर तक जाना है। मैं फिर आपको दिखाता हूं, आप चेक करिएगा। ये देखिए हमने 1 से लेके n तक जाना है, तो मैं सबको जब जमा करते जाऊंगा दरमियान वाले प्लस माइनस तो कटते जाएंगे, सिर्फ r1 और rn बचेगा लास्ट पे, ठीक है। r1 और rn बचेगा लास्ट पे, ये देखो rn1 ये वाला r1 बचा और माइनस rn बचा, बाकी तो माइनस gmm तो आना ही आना ना, वर्क में निकाल रहा हूं। सो r1 ओवर rn, r कहाँ पे इन्फिनिटी पे है, बहुत ज्यादा दूर है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा दूर होगी, जब उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना आना है। जब बहुत ज्यादा बड़ी चीज को, जब मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी चीज है उसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा तो उसका आंसर 0.0000 पता नहीं क्या, तो हम कह देते हैं कि उसका आंसर 0 ही आना है। सो द पॉइंट n इज सिचुएटेड एट द इनफाइनाइट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है n का पॉइंट, क्योंकि हमने n पे लेके जाना है ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से अगर वो 0 हो गया तो हमने लिखा कि ये वाला तो 0 खत्म हो गया, तो 1 ओवर r1 ही बच गया, माइनस जी एम एम ओवर r1 हमारे पास वैल्यू बच गई। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया माइनस जी एम एम ओवर r1, उसको जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं r, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। और u अगर इस टोटल वर्क डन को खत्म करके यहाँ पे u लिख दें, वर्क डन भी एनर्जी के बराबर ही होता है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहेंगे, माइनस जी एम एम ओवर r। दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट माइनस का मतलब क्या है, हम ऊपर को जा रहे हैं वो नीचे आ रहा है, ठीक है, हम ऊपर को जा रहे हैं, फोर्स नीचे को जो है ना अमल कर रही है। This is known as the absolute value of gravitational potential energy of a body at distance r from the center of the earth. Note that the when r increases, u becomes less negative. जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा u की वैल्यू कम नेगेटिव होगी। इट मींस व्हेन वी रेज अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, its potential energy increases. Therefore, if we want to raise the body up to infinite distance, we have to do on work equal to the gmm over r, so that the potential energy becomes 0. हमें इतना काम करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा काम करना पड़ेगा कि उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाए, उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो हमने निकाल लिया, माइनस gmm ओवर r। नेगेटिव साइन शो दैट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड for the mass m is attractive. The above expression gives the work on the energy required to take the body out of the earth's gravitational field, whether its potential energy with respect to earth is 0। समझ आ रही है। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि वो नीचे को फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन हम किधर को जा रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं। ये हमारा कि उस बॉडी के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा, वर्क हमें मिलेगा नहीं बल्कि हमें करना पड़ेगा। The 1 kg mass has a potential energy, इतनी उसके पास एनर्जी है, और वो कितनी हाइट पे है, तो ये उसका फार्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh, पोटेंशियल एनर्जी उसकी 1 है, तो mgh से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, mgh, तो h मुझे चाहिए, हाइट चाहिए, तो उधर आगे डिवाइड हो जाएगा। द बॉडी एट रेस्ट में हैव एनर्जी, बिल्कुल ये बॉडी इस टाइम रेस्ट पे है, लेकिन इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि नीचे आ सकती है। इस तरीके से स्प्रिंग मैंने खींचा हुआ है, वो रेस्ट पे है, लेकिन जब छोड़ूंगा तो उसके पास क्या एनर्जी है, तो बॉडी रेस्ट पे होगी, उसके पास फिर भी क्या हो सकती है, एनर्जी। स्पीड तो नहीं हो सकती, वेलोसिटी नहीं हो सकती, मोमेंटम नहीं हो सकती, क्योंकि मोमेंटम वेलोसिटी से होता है, लेकिन एनर्जी जरूर हो सकती है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप ही फॉल्स बैक, द कंजर्वेटिव फोर्स इज ग्रेविटी। जब ऊपर को बॉल फेंकी है वो उसको नीचे लेके आ रही, तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी हुई, ग्रेविटी हुई। A body falls towards the earth in air, will its total mechanical energy be conserved during the fall?
अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, बॉडी अर्थ एयर में हवा में, तो हवा की वजह से वो कंजर्वेटिव नहीं होगी क्योंकि एयर फ्रिक्शन होती है, और एयर फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। उसकी वजह से वर्क जो होगा वो कंजर्वेटिव नहीं होगा बल्कि वो अपोज करेगी बॉडी को, तो नॉन कंजर्वेटिव होगी। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस लीड टू द एनर्जी डेसिपेशन। गिव एब्सोल्यूट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिट ऑफ MKS एंड CGS। ये है हमारे पास मीटर किलो सेकंड में, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना जो यूनिट हमारे पास स्केल होता है, सिस्टम होता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ज़्यादातर हमारा मीटर किलो सेकंड वाला जो सिस्टम है वही यूज होता है। तो एब्सोल्यूट यूनिट जो है ना वो उसने कहा है कि एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट की निकालो वर्क के। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, मैंने आपको बताया भी होगा वर्क का F.D है, तो वो न्यूटन मीटर होगा, और पेपर में आपको यही आएगा क्योंकि CGS सिस्टम बहुत ही कम यूज होता है। CGS सिस्टम पे अभी यहाँ ना तो हमने पढ़ा है, इस टॉपिक में भी नहीं है, तो आपको पेपर में भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ MKS सिस्टम ही आएगा, वो मैंने आपको बता दिया होगा, ठीक है। Does the International Space Center have the gravitational potential energy or kinetic energy? क्या जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है क्या उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है? जी हाँ, उसके पास दोनों हैं क्योंकि वो मूव कर रही है। तो जब कोई चीज बॉडी मूव कर रही हो तो मान नंबर 2 MV का इसके काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, और वो हाइट पे है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। समझ आ रही है? तो उसके पास दोनों हैं। तो दोनों का फार्मूला यहाँ दिए, 1 नंबर 2 MV का इसके काइनेटिक एनर्जी है और Gmm/r माइनस के साथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद यहाँ उसने पूछा है एब्सोल्यूट फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -Gmm/r, ये माइनस के साथ है। तो सबके पास सारी वैल्यूज दी हुई है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, सन का मैथ भी दिया हुआ है, अर्थ का मैथ भी दिया हुआ है। आपके पास फार्मूला आता हो तो बाकी काम सारा आपका है, कोई मुश्किल नहीं है, करके देखो ऐसे ही हो जाएगा। 5वीं क्लास का बच्चा ये वाली कर लेगा ये तो आपने कर ही दिया होगा, अगर मुझे कहना पड़ रहा तो फिर मुझे अफसोस होता है। चले आगे है एस्केप वेलोसिटी। कितनी एनर्जी, कितनी वेलोसिटी बॉडी की होनी चाहिए कि वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटी के झंझट से ये देखो ना निकल जाए, वो नीचे ना आए बल्कि वो बाहर निकल जाए। कितनी वेलोसिटी बॉडी की होनी चाहिए अगर हम इसको यहाँ से छोड़ें तो वो एस्केप कर जाए, वो ग्रेविटी के झंझट से, ग्रेविटी की फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो आज़ाद होके बाहर एटमॉस्फेयर में चले जाए, बाहर जो हमारे पास है यूनिवर्स वहाँ चली जाए। In our daily life experiences that an object projected upward comes back to the ground after rising to a certain height। जब हम कोई भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आता है, जितनी मर्जी जोर से फेंको वापस आना ही होना है। मैं और जोर से फेंकूंगा और दूर जाएगा लेकिन वापस आएगा। मैं और जोर लगाता हूँ, आप और जोर लगाओ, आप कह रहे हो मैं जोर लगा लगा सर थक गया हूँ, लेकिन बॉडी वापस आती है, बाहर क्यों नहीं जाती है? ये यहाँ ग्रेविटी से बाहर कैसे जाएगी? This is due to the force of gravity acting downward. With the increased initial velocity, the object rises to a greater height before coming back. If we go on increasing the initial velocity, increase करते जाते हैं of the object, a stage comes when it will not return to the ground. वो बाहर वापस हमारे पास नहीं आएगी। It is escape from the influence of the gravity. Gravity के influence से वो बिल्कुल escape कर जाएगी, आज़ाद हो जाएगी। Definition क्या है? The initial velocity, कितनी velocity के साथ मैं बॉडी को ऊपर फेंकूं with which it goes out of the earth's gravitational field। gravitational field से वो क्या हो जाए, आउट हो जाए, बाहर हो जाए। is known as the escape velocity। इसको हम क्या कहते हैं? escape velocity भी कहते हैं। कि इतनी कितनी स्पीड के साथ हम ऊपर फेंके कि वो चीज वापस ना आए। तो काइनेटिक एनर्जी हमें इनिशियली देनी पड़ेगी, वो बराबर होती है 1/2 mv का स्केल। समझ आ रही है? एज वी नो दैट वर्क इज लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो ऊपर जाएगी तो वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों जीरो हो जाएगी? वो इस वजह से कि वहां पे ग्रेविटी अमल नहीं करेगी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो, और पहले कितनी है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी? वो माइनस इंटू माइनस Gmm/r। तो आंसर कितना है? Gmm/r। तो एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैं दोनों को एक दूसरे के बराबर रखूंगा। अगर ये वाली एनर्जी इस एनर्जी के बराबर है तो फिर हम यहाँ से वेलोसिटी का फार्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी का फार्मूला निकालो, m से कैंसिल हो जाएगा Gm/r, लेकिन ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 2 Gm/r।
लेकिन मेरे पास वेलोसिटी का स्केल है तो मैं वेलोसिटी का अंडर रूट ले लूंगा 2gm/r। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए वेलोसिटी की, वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये m क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, अब हमें पता है वेलोसिटी की v एक्सिस इक्वल टू g 2gr। ये हमें हमारे पास कहाँ से आया, हमें पता है, ये देखो ना यार बाबा, ये स्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 2gm/r। अब हमें कैसे पता चला गया है कि यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ये वाली भी आ रही है, कैसे, देखो अब जरा गौर से सुनो। हमें पता है कि वेट किसके बराबर होता है mg, जितना किसी बॉडी पे वेट लगेगा उतना जरा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, gm/r का स्केल। अब हमारे पास ये वेट के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, m से कैंसल, समझ आ रही है, m से कैंसल। तो यहाँ से मेरे पास फार्मूला क्या गया, gm/r का स्क्वायर इज इक्वल टू g। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे gm/r का स्केल लिखेंगे g की जगह पे। तो जहाँ पे g है वहाँ क्या लिख दिया, gm/r का स्केल, gm/r का स्केल, gm/r का स्केल। अब ये r यहाँ पे 2 है, इस r पे कार उधर ले जाओ, तो gr इज इक्वल टू gm/r। तो यहाँ पे gm/r वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, gr। यहाँ पे gm/r है, वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे gm/r है, वहाँ पे लिख सकता हूँ gr। तो साथ में 2√gr, 2√2gr इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, ESC मतलब है एस्केप वेलोसिटी। समझ आ गई है। और जब हम लोग इसके अंदर 2 की वैल्यू, g की वैल्यू कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 9.8 और रेडियस की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁶, और इसका अंडर रूट लोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम इतनी स्पीड से फेंकें कि एक बॉडी 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर कवर करे, 11 किलोमीटर कवर करे, 11 किलोमीटर 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 11 किलोमीटर कवर कर ले, तो फिर वो जाएगी बाहर, कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर से। समझ आ रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान और टू द पॉइंट है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम इन द रेजिस्टिव मीडियम। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। Whenever work is done on a body, it increases its energy। जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे मैंने वर्क किया, इसको उठा के यहाँ लेके आऊँ, तो इसके पास क्या है, एनर्जी है नीचे आने की। फर्स्ट का एक फोर्स एफ एक्ट कर रही है बॉडी के ऊपर, मैस उसका एम है, इनिशियली मूव कर रही विद वेलोसिटी v थ्रू द डिस्टेंस d, इंक्रीजिंग इस वेलोसिटी vf। फर्स्ट को एक बॉडी की फोर्स लगी है, पहले उसकी वेलोसिटी v1 आई थी, बाद में vf होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉडी का मैस m है, टाइम t है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, vf का स्केल माइनस vi का स्केल इज इक्वल टू 2as या 2ad, कोई इशू वाली बात नहीं है। सेकंड लॉ कहता है f इज इक्वल टू m में, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ f/m, तो यहाँ हम पुट कर सकता हूँ vf का स्केल में vi का स्केल 2 के बाद f/m, क्योंकि a की वैल्यू हम सेकंड लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आ गई 2f/m, साथ में क्या आ गया d, 2f/m साथ में क्या आ गया d, vf का स्केल माइनस vi का स्केल। अब यहां से मैं 2 को इससे भी डिवाइड कर दूंगा, इससे भी डिवाइड कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आकर दोनों के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1/2 1/2, साथ में m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर दोनों के साथ एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आपको इतना तो बुद्धू पता है ना मैथ का। तो हमने क्या करना है बेटे, यहाँ पे दोनों को क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 1/2 m vf का स्केल, 1/2 m vi का स्केल। तो यहाँ क्या बच गया, f/d क्या होता है, वर्क होता है। तो एक साइड में हमारे पास क्या आ गया, वर्क, एक साइड में हमारे पास आ गया एनर्जी। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 1/2 mv का किसका फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो इसे हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m vf का स्केल, वेलोसिटी फाइनल है, माइनस 1/2 m vi का स्केल। तो change in kinetic energy is equal to work done. This theorem is application for any direction of the force relative to the displacement. If work is negative, then kinetic energy decreases, varies along the path. The theorem remains valid even if the force may or may not from the point to point. ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल द लीनियर मोशन द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल। वर्क डन किसका मतलब है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ये लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कैसे चेंज हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान और बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। पेपर में हमें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, इसको करवाने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप जरा इसको चेक करो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये डायग्राम बनी हुई है, मैं आपको करवा दूंगा। अभी तक जरा सारे बच्चे बताओ, समझ आया आपको या नहीं आया? सारे बच्चे जरा मुझे कमेंट करके बताओ। मुश्किल नहीं है, आसान है ये वाला ना, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। कैसे काइनेटिक एनर्जी और कैसे पोटेंशियल एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब कोई बॉडी नीचे को आ रही है, ऊपर से नीचे को आ रही है, तो उसकी एक चीज़ कम हो रही है, हाइट। तो हाइट किसके अंदर आती है? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर सर आती है। वो क्या होती है? mgh। जब mgh हाइट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जब ऊपर से बॉडी क्या आ रही है? नीचे आ रही है, हाइट कम हो रही है। तो पॉइंट बी पे उसकी हाइट, उसकी एक चीज़ कम होगी, वो है पोटेंशियल एनर्जी। और लेकिन ऊपर से जब नीचे आ रही है तो उसकी एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, वो है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। सो एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, इन दोनों को हम कह देंगे इंटर कन्वर्जन। कि चीज़ें आपस में क्या हो रही है? एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है, इंटर कन्वर्ट हो रही है। समझ आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पोजीशन, एक पोजीशन का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। लेकिन जब हम दोनों को आपस में प्लस करेंगे या दोनों को आपस में चेक करेंगे तो आंसर उनका सेम ही आना है। एनर्जी आपस में चेंज तो हो रही है लेकिन डेसिपेट नहीं हो रही, जाया नहीं हो रही। तो एनर्जी कहीं पे जा नहीं रही, सेम रह रही है, वही रह रही जो पहले थी। पॉइंट समझ आ रहा है? दोनों को जमा करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहनी है? सेम रहनी है। ये है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसको आपने उसके साथ चेंज नहीं करना जो है पाथ फॉलोड बाय। कंजर्वेटिव फील्ड है वो। मुझसे ये मिस्टेक होती थी क्योंकि मैं टॉपर स्टूडेंट था, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो मैं मिस्टेक करता हूं, क्योंकि वो मिस्टेक आपसे होनी है। वो चीज़ जो है वो और चीज़ है, वो है कंजर्वेटिव फील्ड। ये है इंटर कन्वर्जन, आपस में चीज़ों का कन्वर्ट होना, एक एनर्जी का दूसरी में चेंज होना, वो है कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्सेस। पॉइंट समझ आ रहा है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ रेस्ट एट अ हाइट ऑफ h। इस हाइट के ऊपर वो बॉडी रेस्ट में है। तो जब बॉडी रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2mv का स्केयर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे हमने बॉडी को रोका हुआ है ना हाइट पे, तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जब जीरो है तो सारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? वहां पे जीरो बन जाएगी इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे उस बॉडी का मास m है, तो उस वो मास m है इस पॉइंट ए पे, इस पोजीशन ए पे, तो उसका जो हाइट है वो h है। तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो mgh उसकी आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो हमें समझ आ गया। और ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जब हमने पॉइंट ए पोजीशन पे थे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बराबर थी mgh और काइनेटिक एनर्जी थी 0 के बराबर। वो रिलीज द बॉडी एंड इट्स फॉल, we can assume how kinetic energy and potential energy associated with its interchange। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे हम लोग निकालते हैं, लेट अस कैलकुलेट द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पोजीशन बी। बी पे जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे हमने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? x है। तो यहाँ इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया होगा ना, उतनी हमारे पास है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी mgx, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x। ये कैसे है अब हम उसको देखते हैं, आ जाओ। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस x। यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है? h माइनस x। तो एक चीज का मुझे समझ आ गया है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो बराबर होती है mgh के। लेकिन यहाँ अब हाइट नहीं है, यहाँ पे कितनी हाइट है? mg, इस पूरी हाइट में से इस x को माइनस कर दो तो ये बचेगा h माइनस x। तो हाइट यहाँ कितनी होगी? h माइनस x यहाँ पे हमारी होगी हाइट। तो पॉइंट P पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
एम जी इंटू एच माइनस एक्स। ये आपको सबको आंसर पता चल गया होगा कि बस हमने एच की वैल्यू चेंज की और कुछ नहीं किया। अब आगे आ जो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी पे हम आते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/m v का स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास हमें पता नहीं कितनी है। पहले वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, यहाँ पे वेलोसिटी हमने निकालनी है vb, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे vf इज इक्वल टू vi का स्क्वायर प्लस 2as। याद है ना फार्मूला, तो a की जगह आ जाएगा g। अब vi क्या हमारे पास था, वो था हमारे पास 0। जब यहाँ बॉडी थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो vi 0 होगी। तो बाकी अब बच गया 2gs। s को हम लिख देंगे x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x है। यहाँ पे पॉइंट किया कितना है, x है। ठीक है, समझ आ रही है। तो हम लोग के पास vf की वैल्यू होगी 2gx। ठीक है, 2gx। अब जहां जहां पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv का स्क्वायर, मैंने कहा था ना कि v के स्क्वायर की वैल्यू मैंने इस पॉइंट b पे निकालनी है, तो मैं लिखूंगा 2gx उसकी जगह पे। ये 1/2, ये 2 से कैंसिल, mgx उसका आंसर आ गया। समझ आ रही है। अब इसको mgx a का आंसर आया, एक आंसर कितना आ गया। टोटल एनर्जी हमने पॉइंट बी पे निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आया था mgh माइनस एक्स, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आई है mgx। नजर आ रहा है ना, mg और x। अब ये mgh बन जाएगा, mgh, फिर mg माइनस एक्स बन जाएगा, मतलब m माइनस mg, क्योंकि mg ने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, h से भी कर लिया, माइनस x से भी कर लिया, प्लस mgx। तो ये कट गया, बाकी क्या बच गया, mgh। तो ऊपर जब हमने इन दोनों को यहाँ जमा किया तो यहाँ पे भी mgh ही आंसर आया था, आपस में इंटर कन्वर्ट होने के बाद भी। जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी दोनों को जमा करने के बाद mgh ही मेरे पास आंसर आ रहा है। अब हमने पॉइंट सी पे आना है। जब पॉइंट सी पे आएंगे तो हाइट कितनी बन जाएगी, बिल्कुल 0। जब हाइट 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन जाएगी, वो बिल्कुल 0 हो जाएगी। हाइट है ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh होता है, तो वहां पे 0 जब लगाएंगे तो वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। ये तो हमें समझ आ गया है। लेकिन यहाँ पे हमने निकालनी है c की वैल्यू, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। अगेन vi की बात करें तो वो 0 है, तो vf इज इक्वल टू कितना होगा, 2 vf का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू vi का स्क्वायर प्लस 2gs। तो यहाँ h आ जाएगा, क्योंकि हाइट कितनी अब हमने कवर कर ली है, h हाइट कवर कर ली। यहाँ हमने की थी h माइनस एक्स, यहाँ हमने की हुई है h हाइट पूरी कवर कर ली है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे h। ठीक है, तो vi का होगा 0, तो बाकी क्या बच गया 2gh। 1/2 सा, तो v के स्क्वायर की जगह लिखना है उस फार्मूले के अंदर। किस फार्मूले के अंदर, 1/2mv का स्क्वायर। v कौन सी, वेलोसिटी c की है, यहाँ पॉइंट c पे। तो जनाब यहाँ इसकी वैल्यू मैंने निकाली, जिसकी वैल्यू आई है 2gh। मैं लिखूंगा 1/2m 2gh, ये कट गया, तो mgh आंसर आ गया, mgh। तो ये तो पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये कितना आ गया, mgh। तो तीनों को जब मैंने प्लस किया तो कितना आंसर आ गया, mgh। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को जमा करेंगे तो आंसर क्या आना है, सेम ही आना, उसमें किसी किस्म का चेंजेस नहीं आ रहे। आप किसी भी बुक से याद कर लो, कंसेप्ट यही है, इसी को आपने यूज करना है। और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जब बॉडी को नीचे आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग h1 माइनस h2 इज 1/2v2 का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। यहाँ इसकी हाइट चेंज हो रही है, यहाँ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फिगर से। ऊपर से नीचे आते हुए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, कम हो रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो ज्यादा हो रही है। इस वजह से हमने v2 यहाँ पहले रखा है, वहाँ h1 पहले रखा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो वर्क होता है उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास, उसका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस फ्रिक्शनल वर्क। तो उसमें से हमने क्या करना है, फ्रिक्शनल वर्क को माइनस करना है। ठीक है, समझ आ रही है। हेंस कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, देखो जरा यहाँ आपके पास क्या है, इस इक्वेशन को मैं समझाने लगा हूँ।
यहाँ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन है, हवा एयर है, उस एयर की वजह से वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बराबर होगी नीचे आते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी में से मैंने वो फ्रिक्शनल एनर्जी निकालनी है, फ्रिक्शनल वर्क निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv के बराबर होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में से मैंने उसका वर्क निकाल देना है। अब इसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज करके लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन मैंने बता दिया है, ऊपर से जब बॉडी कोई नीचे आएगी तो उसको माइनस क्यों करना है, क्योंकि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में से फ्रिक्शनल वर्क को माइनस करके आएगी। समझ आ गई है? उसने कहा है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो तो mgh उसका फार्मूला, उसने कहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो तो वो उसका फार्मूला भी दिया हुआ है। ओके, कर लोगे, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। छोटा सा चैप्टर था और मैंने कोशिश किया कि आप सबको टू दी पॉइंट चीज़ें बताऊं ताकि आप सबको भी मज़ा आए, ऑब्वियसली हमें भी मज़ा आए पढ़ाने का। और मैंने कोशिश की है, इंशाल्लाह 12 लेक्चर होंगे आपके, 12 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, सारे के सारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन ये मेरी जो एफर्ट है इसको आप सब ने सपोर्ट करना है। फर्स्ट कमेंट में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ, इसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपका टीचर उसामा, लेक्चर कैसा लगा सब बच्चे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पाकिस्तान जिंदाबाद, यूथ अकेडमी जिंदाबाद, मेरे चैम्पियंस जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।